हमने कक्षा को आगे बढ़ाया। चलिए जी। रंजना कुमारी जी तो आज किचन में है शायद। चलिए। वैसे आपको समझ में तो आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ, बहुत ही सरल है। पता नहीं क्या सेटिंग बिगड़ गई है, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही। चलिए। तो अब तक हमने ये समझा कि पहले दशाएं देखेंगे, फिर हम गोचर कुंडली को देखेंगे, और उसके बाद हम अष्टक वर्ग को देखेंगे। तब हम जातक को सटीक बता पाएंगे कि अमुक घटना कब घटेगी। ठीक है। और हमने ये भी बताया कि लगन कुंडली, उसके बाद अगर बहुत सारे ग्रह एक ही भाव में बैठे हैं तो हम चलित को देखेंगे। और यदि हमें भाव फल की सूक्ष्मता ज्ञात करनी है कि भाई मेरी नौकरी कब लगेगी, या मुझे किस टाइप की नौकरी करनी चाहिए, या बिजनेस करना चाहिए, तो हम उसके दशम भाव के जो प्लेनेट है, जो दशम भाव में राशि बैठी है, उसका जो स्वामी है वो नवमांश में कहाँ जाकर बैठा, उससे संबंधित कार्य उसको बताएंगे। ठीक है। और ये हम आपको बता दिए। अब हमको गोचर देखने के लिए बताया गया कि भाई केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह हैं तो अच्छा गोचर है। जो हम लगन कुंडली किसको बनाएंगे, चंद्र कुंडली को आधार बनाकर। जो हमारी चंद्र कुंडली होती है, उस राशि कुंडली जिसको हम कहेंगे, उसी के आधार पर राशिफल बताया जाता है। उसी के आधार पर वर्तमान जो ग्रहों की स्थिति है उसको हम राशिफल उसी से ही तो देखते हैं। भाई राशिफल जो, लेकिन घटना किसको, मानो किसी ने कहा धन की वर्षा होगी राशिफल में आपने सुन लिया, लेकिन क्या वह स्थिति आपकी दशाओं में भी चल रही है कि नहीं। तो हम दशाओं को पहले वरीयता देंगे, फिर उसके बाद हम गोचर को वरीयता देंगे, उसके बाद हम बताएंगे कितना जातक को फल प्राप्त होगा। और उसमें भी अष्टक वर्ग को तीसरी वरीयता देंगे, क्योंकि ग्रह का बलाबल भी तो देखना पड़ेगा। किसी का मानो ग्रह की डिग्री कम है, उसमें ताकत ही नहीं है उतनी, तो वो कितना फल प्रदान कर पाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह बली हैं, गोचर कुंडली की बात हो रही है। और 3, 6, 11 भावों में पाप ग्रह जैसे सूर्य, राहु, केतु, मंगल और शनि सही है। पाप ग्रहों का शुभ भाव में बैठना गोचर कुंडली के हिसाब से सही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पापत्व को बढ़ा देगा शुभ भाव में बैठ करके, और शुभत्व को कम कर देगा। जैसे हमने एक उदाहरण दिया कि द्वितीय भाव में गोचर कुंडली में अगर शनि आ जाए तो धन धन की हानि करेगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो धन के भाव में बैठ गया, तो वो व्यक्ति सामाजिक रूप से जो है मतलब कुछ करेगा नहीं, और पैसा और खर्च होगा, मतलब कुछ कर नहीं पाएगा और पैसा खर्च होगा अनायास ही। ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहाँ तक हमारा क्लियर। अब हम आगे देखते हैं। अष्टक वर्ग भी हो गया। गोचर काफी नहीं है, वर्तमान महादशा, अंतरदशा और अष्टक वर्ग के बिंदुओं की संख्या भी जरूर देखें। गोचर देखने की वैसे अनेक पद्धतियां हैं। जब हमें भाव का प्रभाव देखना है तो हमेशा लगन से गोचर देखें। यानी किसी भाव की बात हो रही, किसी ने कहा जी मुझे संतान की प्राप्ति होगी या मेरा विवाह होगा, तो पहले तो हमने लगन देखा, भाव देखा, दशाएं देखी, फिर हमने गोचर को देखा। जैसे अगर आपकी सिंह लगन और कन्या राशि हो, शनि तुला में हो, तो तीसरे भाव का फल ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि शनि लगन से तीसरे भाव में है। क्यों? क्योंकि त्रिषाढ़ाई में पाप ग्रह फल देने के लिए सक्षम होते हैं गोचर कुंडली में। ठीक है। बाकी इसको पढ़ लीजिएगा, बात तो सारी वही कह रखी है। सूर्य, मंगल, राहु, शनि का चंद्र से 12वें भाव में, 8वें भाव पर और पहले भाव पर गोचर विशेषतः अशुभ माना गया है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा मन है। अगर गोचर कुंडली में वह सूर्य, मंगल, गुरु और शनि का चंद्रमा से 12वें भाव में, वो है ना, क्या कहते हैं उसको, षडाष्टक दोष भी कहते हैं। और जब चंद्रमा 6, 8, 12 में जाता है तो मानसिक स्थिति को तनाव कर देता है, मन को खराब कर देता है। सब कुछ अच्छा चल रहा है पर आपका किसी चीज में मन नहीं लग रहा, आप किसी फंक्शन में गए हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन तो ऐसी स्थिति कब बनती है? जब चंद्रमा 6, 8, 12 में चला जाता है, या चंद्रमा से पाप ग्रह कहाँ चले गए, 12वें भाव में, 8वें में या पहले में जाकर विशेषतः अशुभ माना गया है। चंद्र से 12वें, चंद्र से मतलब लगन से 12वें,
पहले दूसरे भाव में शनि गोचर हो तो साढ़े साथी कहा जाता है। ग्रह ना सिर्फ, आप देख लीजिए चंद्र कुंडली के पहले और दूसरे भाव में शनि का गोचर हो तो उसे साढ़े साथी कह दिया। और चंद्र कुंडली के मतलब वो जो गोचर कुंडली है उससे 6 8 12 में चंद्रमा चला जाए तो भी अशुभ कहा, क्योंकि 6 8 12 में जाके आपको विषाद दुख देगा, पीड़ा देगा, तनाव देगा, है ना। इन ऐसा प्राणी परेशान रहता है, दुखी रहता है। और इसी प्रकार यहाँ बता दिया गया कि चंद्रमा से 12वें पहले दूसरे भाव में शनि गोचर करे। चंद्रमा से मतलब जो आपकी चंद्र कुंडली है, सीधी सी बात है। तो दूसरे भाव में हो या पहले भाव में हो तो साढ़े सात ही, यानी पैसा तो रुकने ही नहीं देगा। शनि क्या करेगा, एक लगन पे आ गया तो नकारात्मकता क्रिएट करेगा। चंद्र कुंडली की बात हो रही है, गोचर कुंडली की। और द्वितीय भाव में चला गया तो द्वितीय भाव में वो धन की हानि करेगा, यानी लगभग साढ़े साती का क्रम है। और परिवार का भी भाव है, कुटुंब का भी भाव है, तो घर में किसी की बीमार होना, किसी की मृत्यु को भी दर्शाता है। साढ़े साती में अक्सर ऐसा होता है। ग्रह ना सिर्फ उन भावों का फल देते हैं जहां वे लग्न से बैठे होते हैं, बल्कि उन भावों का भी फल देते हैं जिन जिन भावों को वो देखते हैं। ठीक है, क्योंकि दृष्टि वहां पर भी काम करती है। अब मानो किसी के लग्न में बृहस्पति बैठा गोचर कुंडली में, तो उसकी एक दृष्टि सप्तम पे जा रही है या पंचम पर जा रही है, कहीं बैठा है, तो मतलब संतान का लाभ होने वाला है। और दशाओं में भी दिखाई दे रहा है कि भाई आगे उसको बच्चा कंसीव होने वाला है। तो उसकी यानी गोचर कुंडली में हम देख रहे हैं कि पंचम पे दृष्टि जा रही है, सप्तम पे दृष्टि जा रही है गुरु की। तो हम बता सकते हैं कुछ शुभ मांगलिक कार्य हो सकता है। और दशाएं भी ऐसी चल रही हैं अच्छी वाली, मतलब गुरु से संबंधित या कुछ अच्छी शुभ ग्रहों की दशाएं चल रही हैं। गोचर कुंडली में भी हम देख रहे हैं कि शुभ भाव पे गुरु की दृष्टि जा रही है, तो उससे संबंधित उसको लाभ होने वाला है। अगर कोई ग्रह राशि में गोचर करे जिसमें वह जन्म कुंडली में भी हो तो अपने फल को और अधिक बढ़ा देता है। मतलब वही वाली बात हो गई, दशाएं भी वैसी चल रही हैं, गोचर में भी वही स्थिति हो गई, भाव कुंडली में, लगन कुंडली में और गोचर कुंडली में भी उसी भाव में बैठा है, तो भाव फल की तीव्रता भी आ जाएगी और कह सकते हैं कि फल को बढ़ा देगा, उसमें वो ताकतवर है। दशा गोचर से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर किसी फल के बारे में दशा ना बताएं तो सिर्फ गोचर से ही फल नहीं मिल सकता, इसलिए बिना दशा देखे सिर्फ गोचर देखकर कभी भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। अगर दशा का प्रारंभ होने के समय गोचर बढ़िया ना हो तो दशा से शुभ फल नहीं मिल सकता। यानी दोनों का ही मिलजुला जुला रूप हमको देखना होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? हेलो। अब पता नहीं किसी का माइक खुल तो नहीं पा रहा, लेकिन आप हम इम्प्रेशन दे सकते हैं, समझ आया? आगे बढ़े, एक कुंडली दिखाएं। चलिए। अरे स्क्रीन शेयर हट गया, किसी ने बोला नहीं। चलिए हम स्क्रीन शेयर पुनः लगा देते हैं। अब हमको क्या करना है, कोई कुंडली प्रस्तुत करके उस पर समझा देते हैं। देखिए जो हमारे पास कुंडली है, हम कोई भी एक कुंडली उठा लेते हैं वर्तमान गोचर देखने के लिए, अगर ये खुल पाती है तो। अब ये हमने किसी जातिका की कुंडली उठा ली, ठीक है। अब पर हमको तो गोचर कुंडली देखनी है। हमने गोचर कुंडली को देखा, देवगुरु बृहस्पति को देख रहे हैं, पंचसंतान भाव पे दृष्टि जा रही है, यानी विद्या का लाभ होना निश्चित है। सातवीं दृष्टि। पर आप ये देखिए हमको क्या बताया गया, केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह रहे गोचर कुंडली में तो शुभ है। अब यहाँ देखिए केंद्र में तो कोई ग्रह नहीं है शुभ, बुध है तो वो अस्त है, ठीक है। और त्रिकोण में भी कोई शुभ ग्रह नहीं। अब आ जाओ आप त्रिशुढ़ाई में, शुभ ग्रह बल्कि गुरु वहां जाके चला गया है, पर फिर भी दृष्टि का लाभ देगा, विद्या से संबंधित कोई लाभ दे सकता है। 1 2 3 4 5, क्योंकि दृष्टि तो काम करेगी। भाई का सहयोग मिल सकता है, भाई बहन का।
सात आठ नौ। और मित्रों से लाभ हो सकता है, दोस्तों से लाभ हो सकता है, इत्यादि इत्यादि, क्योंकि एक दृष्टि सप्तम पर जा रही है। ठीक है। तो गुरु की दृष्टि तो यहाँ काम करेगी, गुरु जहाँ बैठा है, गुरु अपने आप में एक अच्छा प्लेनेट है। बुध की दृष्टि लगन पर जा रही है, तो बुद्धि थोड़ी ठीक काम कर सकती है, क्योंकि केतु पर दृष्टि जाना बुध की एक अच्छा संयोग होता है। पर ये केवल गोचर कुंडली को देख रहे हैं, लेकिन हमें, सॉरी, हमने लगन कुंडली बना रखी है, हमको तो गोचर कुंडली देखना है। चंद्रमा कहाँ गया? चंद्रमा यानी ये मन की स्थिति को दर्शा रहा है। और राशि भी इस जातिका की धनु राशि है। ये लगन कुंडली, तो हमको चंद्र कुंडली देखना है। चंद्रमा यहाँ पर है, तो यानी पाप ग्रह यहाँ पर आ गए, इसके तीसरे, ग्यारह, सॉरी, तीसरे घर में आ गए। सूर्य भी है, राहु भी है, मंगल भी है, तो इसके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। केतु त्रिकोण में है, यह अच्छा नहीं है, भाग्य की हानि कर रहा है। ठीक है, पर हाँ, इधर पाप ग्रह आ गए, ये ठीक है। और शुभ ग्रह, शुक्र उच्च का है सुख भाव में, ये अच्छा है। तो यानी शुक्र, चंद्रमा, गुरु अच्छे बैठे हैं इसके, यानी कुल मिला के स्थिति ठीक चल रही है, क्योंकि चंद्रमा भी केंद्र में है, गुरु भी केंद्र में है। हालांकि चंद्रमा बुध की राशि पर है, पर ठीक है, सुख भाव को देख रहा है। शुक्र की स्थिति भी ठीक है, उच्च का है। शनि अस्त है। पर वैसे भी उसकी तो डिग्री नहीं है, गुरु की दृष्टि लगन पे जा रही है, गुरु की जहां जहां दृष्टि जा रही है वहां लाभ होना है। एक दृष्टि सप्तम पे जा रही है, मतलब लगन पर जा रही है, एक दृष्टि जा रही है उसके लाभेश पर, एक दृष्टि जा रही है उसके पराक्रम भाव पर। तो कुल मिलाकर पराक्रम भाव पे शुभ दृष्टि भी जा रही है, पराक्रम भाव में पाप ग्रह भी बैठे हैं, जो शुभ ग्रह है वो अस्त है। ठीक है ना। तो कुल मिला के इसका जो वो चल रहा है, गोचर कुंडली मजबूत है, कमजोर नहीं कह सकते। ठीक है। अब इनकी दशाएं देख लेते हैं। आप देखिए, यहाँ चंद्रमा की दशा चल रही है। ये सिर्फ हम समझने के लिए यूज कर रहे हैं, बाकी आप अपनी अपनी कुंडली पर देख सकते हैं। अब इसमें चंद्रमा में आप यहाँ देख सकते हैं, 26 मार्च, 9 मार्च के बाद, अभी कौन सी मार्च चल रही है भाई, अभी तो 9 मार्च नहीं आई, 5 मार्च है। तो 9 मार्च के बाद आप यहाँ देखिए, चंद्रमा में शुक्र, अच्छा संयोग है ये। उसके बाद हमने दशाएं देख ली, तो यानी यहाँ भी स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है, दशाओं में भी, और गोचर में भी स्थिति अच्छी दिख रही है। अब हम इनका षडबल देख लेते हैं। दशा किसकी चल रही थी, नहीं, अष्टक वर्ग देखेंगे। दशा किसकी चल रही थी, चंद्रमा में चल रही है, शुक्र की, है ना, कुछ ऐसा ही चल रही थी। तो अब हमें चंद्रमा, खासकर शुक्र की स्थिति और चंद्रमा की स्थिति को देखना है। चंद्रमा के 6 अंक है, ऊपर देखो 4 अंक है योग, नीचे देखो चंद्र कुंडली में, क्योंकि मैं तो गोचर कुंडली का देखना है ना। तो यहाँ चंद्रमा के 6 अंक हो गए, और शुक्र के देखो भाई, शुक्र कहाँ पर है, 7 अंक है। यानी चंद्रमा और शुक्र दोनों ही मजबूत स्थिति में है। तो यह जातिका यहाँ पर सुख तो प्राप्त करेगी। किस प्रकार का सुख, चंद्रमा मन का कारक है, मन प्रसन्न रहेगा, मतलब शुक्र का साथ संयोग एक तरह का, शुक्र सुख भाव का कारक है, और वहां बैठा हुआ भी है, तो लग्जरी, भूमि, मकान, वाहन, कपड़े, फैशन, इस प्रकार की जो भौतिकता है, भौतिक संपत्ति से लाभ होना, इस तरह की चीजों को दर्शाता है। भौतिक सुख संपत्ति का लाभ होना, भूमि भवन मकान का लाभ होना, आभूषणों का लाभ होना। ठीक है, इस तरह, या म्यूजिक संगीत में रुचि लेना, कलात्मकता, रचनात्मकता, इस तरह की चीजें इसकी लाइफ में आने वाली हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं।
क्या आपको समझ आया? हेलो। क्या आपको समझ में आ रहा है? भाई आप हम इम्प्रेशन तो दे ही सकते हैं ना। जी। दरअसल पता नहीं हमारी मीटिंग सेटिंग में कुछ कुछ गड़बड़ हो जाती है। हमने आज ये कक्षा जल्दी इसलिए शुरू की ताकि हम आपको अतिरिक्त समय दे सकें। फिर भी मैं रुचि जी, राजश्री जी का माइक ऑन करती हूँ। राजश्री जी बताइए, क्या हम आगे बढ़ें या हमें और कुछ समझाना है? राजश्री जी आप सुन पा रही हैं? हाँ। जी मैम, जी मैम। मुझे आगे थोड़ा कम। डिफिकल्ट लग रहा है मैम, ये गोचर का थोड़ा सा। अभी जो आपने जो बताई थी तालिका, वो अष्टोत्तर वर्ग, वो नहीं समझ में आया मुझे कुछ। अष्टक वर्ग में हम अंक देखते हैं। चलो मैं एक और कुंडली के द्वारा माध्यम से समझा देती हूँ। अब हमको यहाँ पर देखना है इस लगन के लिए राजयोगकारी कौन है। शुक्र का लगन है। राजयोगकारी शनि है। शनि कहाँ है? पंचमे नवमेश होकर पंचमेश में बैठे हैं, पंचम में बैठे हैं। यानी राजयोगकारी स्थिति तो घटित करेंगे ही। पर आपने रात में देखा मंगल भी बैठे हैं और मंगल की भी अच्छी खासी डिग्री है। यानी एक अंगारक दोष बना रहे हैं। यानी जो शनि से लाभ होने वाला था वो उतना नहीं हो पाएगा, क्योंकि शनि अकेले बैठते तो अच्छा फल दे देते, बुध की राशि है। पर मंगल साथ में बैठ गया तो व्यवधान पैदा कर सकता है, दिक्कतें पैदा कर सकता है। या एक तरह से ये समझो कोई अचीवमेंट मिला पर फिर बीच में पता चला कि भाई कुछ हानि हो गई अचानक से। तो इस प्रकार की स्थिति को दर्शाता है। लेकिन फिर भी है तो राजयोगकारी ना। तो अब हम इस राजयोगकारी का इस जातक को कितना लाभ होगा ये हम अष्टक वर्ग में देखते हैं। पहली बात तो उसकी दशा जब आएगी, लेकिन अष्टक वर्ग में हम उसका बलाबल देख रहे हैं। अब आप यहाँ पर ऊपर देख रहे हैं, शनि के क्रम को देखेंगे। अब शनि को देखो, प्रथम भाव में 4 अंक दिए गए। जहां जहां ज्यादा अंक दिए गए वहां देखो, चौथे में 5 अंक दिए गए, 11वें में 5 अंक दिए गए, 12वें में 5 अंक दिए गए। तो 12वां भाव तो व्यय का हो गया। सॉरी, 12वीं राशि दे रखी है ना इन्होंने यहाँ पर, तो राशि को देख करके चलो। तो यानी मेष राशि में इसको 4 अंक दिए गए शनि को। राशि है ना, हाँ। तो हमने यहाँ देखा कि शनि के अंक कितने हैं। रुक जाइए, सॉरी, इन्होंने अष्टक वर्ग बोला, षड वर्ग बोला, षडबल बोला है शायद से। एक मिनट चेक कर लेते हैं। अष्टक वर्ग बोला है, तो हमारा अष्टक वर्ग पर चलना है हमको। ये अष्टक वर्ग ही है। तो हमको इसमें अंक देखने हैं। तो हमने देखा 11वीं राशि में इनको 5 अंक दिए गए। यानी 11वीं राशि कहाँ पर है इनकी? दशम भाव में पड़ेगी। ठीक है। और नवम भाव में पड़ेगी 10वीं मकर राशि। तो 4 अंक यहाँ दिए गए। फिर उसके अलावा और भी आप देख सकते हैं, कहाँ जहां जहां ज्यादा अंक प्राप्त हुए उस भाव से संबंधित फल इसको इनको प्रदान करेगा। तो हमने देखा मैक्सिमम फल की संख्या 5 है। तो यानी 5 5 जहां आ रहा है वहां उसको फल प्राप्त होगा। 5 आप देखिए, चौथे नंबर की राशि में उसको 5 अंक मिले हैं। तो यानी यहाँ इस चौथा भाव किसका है? सुख का है, मकान का है, भूमि का है, भवन का है। तो यानी यह व्यक्ति जब शनि की जो राजयोगकारी स्थिति घटित होगी तो यह व्यक्ति मकान बना सकता है, या मकान पे कुछ रुपया पैसा खर्च करके उसमें रिनोवेशन करा सकता है। फिर हमने देखा 5 अंक और कहाँ आ रहे हैं इसके, 11वीं राशि बैठी है कर्म भाव में। तो कर्म भाव यानी कुछ कर्म भाव किसका? नौकरी का है। नौकरी में उन्नति कर सकता है, प्रमोशन हो सकता है, कुछ अचीवमेंट मिल सकता है, सरकार से लाभ मिल सकता है, कोई प्रशंसात्मक उपहार मिल सकता है, इत्यादि इत्यादि। या प्रमोशन हो सकता है, हम कह सकते हैं। फिर हमने 12वीं राशि कहाँ बैठी है इनकी?
इनकी 12वीं राशि जो है लाभ भाव में बैठी है, तो वहां पर भी उनको लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, अब इस प्रकार से हम समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है राशि और